श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। क्षणम जानाहि पंडित एक महत्वपूर्ण सूत्र है आगम वाणी का। क्षणम जानाहि पंडित, क्षण को जानो। पंडित कौन होता है? जो क्षण को समझता है, समय का मूल्यांकन करता है। हम इसे कह सकते हैं कि तुम पंडित हो तो क्षण का मूल्यांकन करो, समय को समझो। समय का प्रवाह पहले से चल रहा है और चलता रहेगा। वह अनादि भी है, अनंत भी है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। पर जो उसका मूल्यांकन करता है वह लाभ उठा लेता है, जो उसका मूल्य नहीं जानता वह लाभ नहीं उठा पाता। बहुत बार कहा जाता है, हर आदमी इसका उच्चारण भी कई बार कर लेता है कि बहती नदी गंगा घर आ गई है। गंगा घर आ गई तो समय से बड़ी गंगा कौन है? गंगा का सबसे बड़ा प्रवाह है समय। समय तो हर घर में है, हम उसे समझ लें और प्रयत्न करें। चाहे मैं संस्था के लिए कहूँ, चाहे व्यक्ति के लिए। सबसे पहला प्रश्न है कि आपने उद्देश्य का निर्धारण किया या नहीं किया। वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो पहले उद्देश्य का निर्धारण कर लेता है। एक महिला रसोई बनाती है, पहले सोच लेती है कि आज रोटी बनाना है, किसका साग बनाना है, तोरई का साग बनाना है, लौकी का बनाना है या पापड़ बड़ी का क्या बनाना है, मोगर करना है, क्या करना है। साधन सामग्री जुटाती है, उद्देश्य होता है, फिर साधन सामग्री जुटाती है। पिता ने कहा क्यों? कि हम विद्यार्थी हैं, उनको तो बहुत पढ़ना पड़ता है। मास्टर जी 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाते रहते हैं और वे निकम्मे बैठे रहते, उनको कोई पढ़ना नहीं पड़ता। तो मैं तो अध्यापक बनूंगा, विद्यार्थी नहीं बनूंगा। उद्देश्य तो बना लिया, अध्यापक बनूंगा, पर साधन सामग्री को छोड़ दिया। कि अध्यापक तभी बना जब उसने पहले पढ़ा था। अतीत को नहीं देखा, वर्तमान को देख रहा है, अतीत को भुला दिया। एक अध्यापक बना, शिक्षक बना, उसने कितना पहले अध्ययन किया, काम किया, तब जाकर अध्यापक बना। उद्देश्य सीधा बना लिया, अध्यापक बनूंगा, काम नहीं हो सकता। हमें साधन सामग्री भी जुटानी होती है। उद्देश्य बनाएं कि मुझे वह बनना है। हर संस्था का अपना उद्देश्य होता है, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, कि मुझे यह काम करना है। एक सभा ने उद्देश्य बना लिया कि मुझे जैन विद्या का काम करना है। उद्देश्य बना लिया कि मुझे अपनी संस्था में एक अच्छी लाइब्रेरी, पुस्तकालय का स्थापन करना है और ऐसा करना है जिससे कोई भी व्यक्ति आए, किसी धर्म को मानने वाला, अपना ज्ञान बढ़ा सके। उद्देश्य बना लिया, ये हमें प्रेक्षा ध्यान का विशेष काम करना है। किसी ने उद्देश्य बना लिया, हमें अणुव्रत का विशेष काम करना है।
किसी ने बना लिया जीवन विज्ञान का काम करना है, किसी ने बना लिया हमें अहिंसा प्रशिक्षण का काम करना है, अहिंसा का विकास करना है। कोई न कोई उद्देश्य अवश्य चाहिए। उद्देश्यहीन संस्था और उद्देश्यहीन व्यक्ति कभी विकास नहीं कर सकता। तो पहले उद्देश्य का निर्धारण करें, फिर उद्देश्य के बाद आवश्यक कार्यों की सूची बनाना दूसरा कदम है। आवश्यक कार्यों की सूची कि क्या क्या हमें करना है, सूची जरूरी होती है और सूची के आधार पर व्यक्ति चलता है। वैसे हर आदमी में स्मृति होती है, स्मृति पर भूलना भी साथ ही जुड़ा हुआ है। 10 कामों के बारे में सोचा और सूची ठीक बनाई नहीं गई तो 5 रह जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 छूट ही जाएंगे। स्मृति की दुर्बलता आदमी की कमजोर होती है। एक बुढ़िया ने अपने पोते से कहा कि बेटा क्या करूं, बड़ी समस्या है, दिन भर जो काम करना है भूल जाती हूं। उसने कहा दादी चिंता मत करो, मैं एक पन्ने में लिख कर दे दूंगा सर, और उसको देखते जाओ और काम करते जाओ। पन्ने में लिख कर दे दिया कि सुबह से शाम तक क्या करना है। शाम को लड़का बाहर से पढ़कर विद्यार्थी आया और पूछा दादी ठीक रहा आज तो? क्या ठीक नहीं रहा, मैंने सूची बना दी थी क्या क्या करना है। अरे वह पन्ना कहाँ रख दिया, मुझे वह भी याद नहीं है, क्या बात है। तो भूलने की आदत होती है, आदमी भूल जाता है। तो एक आवश्यक कार्यों की सूची रहे और फिर उसमें प्राथमिकता की बात करें। 10 काम करना है, प्राथमिकता किसको देना। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है स्टेब्लिश प्रायोरिटी। प्राथमिकता को निर्धारण करो कि मुझे प्रथम क्या करना है। समय का ठीक उपयोग होता है कि क्या काम सबसे ज्यादा जरूरी क्या काम है, उसका विवेक करना, जिससे काम विधिवत हो जाए। एक साथ 10 काम नहीं किए जा सकते, चुनाव करना होता है कि मुझे पहले क्या करना है। हमारे साधु भी बहुत काम करते हैं किंतु प्राथमिकता का चुनाव करते हैं। काम तो है कि अब शिविर लग रहा है परीक्षा ध्यान का, तो प्राथमिक क्या है, अध्ययन करना अपना, पर शिविर का संचालन करना है तो ध्यान कराने के लिए जाना, यह प्राथमिकता हो जाएगी। तो जो प्राथमिकता का ठीक चुनाव करता है सफल हो जाता है, और प्राथमिकता का नहीं रहता, अनेक काम एक साथ करता है तो भी नहीं होता। उसके साथ फिर एक उत्तरदायित्व का अनुभव, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने कि दायित्व ले लेता है पर उसका निर्वाह नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि पद और दायित्व वो दोनों साथ साथ चले तो जीवन में प्रकाश होता है। कोरा पद है, दायित्व का निर्वाह नहीं है तो प्रकाश नहीं होता। एक आदमी चला, रात को जाना था, अंधेरा था और 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर जाना था। चला और हाथ में लालटेन ली, कोई प्रकाश का साधन लिया और चला। तो चलते चलते पैर रुक गए, आगे नहीं बढ़ा, खड़ा है। एक आदमी आया और बोला भी खड़ा क्यों है, रात का समय है, क्यों खड़ा है? कि भैया क्या करूं, मुझे जाना तो है पर मैं अब जा नहीं सकता। क्यों? कि मुझे जाना है 8-10 किलोमीटर और मेरे प्रकाश, ये चाहे बैटरी है चाहे लालटेन कुछ भी है, इसका प्रकाश तो 2 फीट जा रहा है, मैं 10 किलोमीटर कैसे जाऊंगा? समस्या तो है, प्रकाश तो यहां तक जा रहा है, मुझे जाना है 10 किलोमीटर।
उसने कहा चिंता मत करो, तुम चलते जाओ, प्रकाश तुम्हारे साथ चलता जाएगा। जो चलेगा तो प्रकाश भी साथ चलेगा, खड़ा हो जाएगा तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। तो जो पद के साथ चलता रहेगा, दायित्व का निर्वाह करेगा, तब तो प्रकाश मिलेगा, नहीं तो अंधकार। ऐसे लोग भी कुछ देखे हैं, अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, और फिर जब नया चुनाव होता है तभी उनकी उपस्थिति दर्ज होती। अर्थ नहीं होता, अर्थहीन पद हो जाता है। जो भी दायित्व लिया उस दायित्व का ठीक निर्वाह हो, दायित्व का ठीक से पालन हो, तब तो सार्थकता होती है, अन्यथा उसकी सार्थकता नहीं होती। उत्तरदायित्व का अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। हमारी परंपरा है कि चाहे आचार्य है, चाहे मुनि है, चाहे साध्वी है, जिसको जो दायित्व सौंपा जाता है उसका निर्वाह करने के लिए जागरूक रहते हैं। आचार्य का अपना दायित्व है। महाश्रवण से पूछो कि जैसे ही चतुर्मास पूरा होता है और मर्यादा महोत्सव सामने होता है, सब काम बंद हो जाते हैं। केवल यही दिखता है कि कौन साधु का, किस साधु का सिंगाड़ा कहाँ जाएगा, किस साध्वी का सिंगाड़ा कहाँ चौमासा करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, सारा ध्यान उसी में केंद्रित हो जाता है और सारे काम बंद। आगम का संपादन बंद, साहित्य का काम बंद, लेखन बंद, सारे गौण हो जाते हैं। केवल एक काम सामने रहता है कि कौन कहाँ रहेगा, कहाँ किसको क्या करना है। केवल व्यवस्था, क्यों दायित्व है। तो हमारे साधु साध्वी भी जाते हैं तो उनका उत्तरदायित्व है कि जाकर और क्षेत्र को संभालना कि क्या स्थिति है, क्या धर्माराधना चल रही है, क्या होना चाहिए, इस पर केंद्रित हो जाती है। और चौमासे में तो बहुत ही उस पर काम होता है। सभा का भी, हर सभा का और महासभा का तो है ही, एक दायित्व होना चाहिए कि अपने आसपास में रहने वाले जो साधर्मिक बंधु हैं उनके साथ संपर्क बनाबर रहे, उनकी स्थिति का अध्ययन करें। क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। कभी स्थिरीकरण की जरूरत होती है, कोई ढीला ढाला हो रहा है, उसे मजबूत करना। अपेक्षाएं होती है, समस्याएं होती है। अगर समाज उन समस्याओं में ध्यान न दे तो फिर समाज का कोई अर्थ नहीं है। एक संगठन का अर्थ होता है कि जिस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्याओं पर विचार करना। आवश्यक तो होता है कि पूरे समाज या बृहत्तर समाज या मानव जाति की समस्याओं पर विचार करना, यह तो बहुत बड़ी बात, आगे की बात है। कम से कम इतनी तो अनिवार्य बात है कि जो अपनी संस्था और संगठन से जुड़ा हुआ है उसके हित की चिंता करना बहुत बड़ी बात है। हित चिंता, हित की गवेषणा करना, सारा ध्यान देना, तब तो समाज बनता है, स्थिरीकरण होता है कि कहा कहूं कछु कहा न जाए, कहे बिना तो रहा न जाए। मन की मन में रह गई, 60 गांव बकरी चर गई, वह स्थिति बन गई। कोई राजा कहीं जंगल में भटक गया था और आखिर चरवाहे ने पानी पिलाया, राजा को प्राण मिला। तो राजा ने कहा तूने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुझे 60 गांव का पट्टा बख्शिश करता हूं। अब उसने कहा, चरवा होशियार था कि ऐसे नहीं, मुझे लिख दो, नहीं कौन मानेगा। अब लिखे किस पर? कोई एक पत्ता जंगली आग का या कोई पत्ता लाया, उस पर एक
किसी से कोई तिनका पड़ा था, उससे नोट कर दे दिया कि 60 गांव बख्शिश करता हूँ। राजा चला गया, वह खुश हो गया, सोया, पत्ते को सिरा ने रखा। बकरी चर रही थी, बकरी तो आग के पत्ते को खा जाती है, आई पत्ते को चर गई। अब उठा तो बोला अरे पत्ता कहाँ चला गया, मिला नहीं। तब बोला कहा कहूँ कहूँ कछु कहा न जाए, कहे बिना तो रहा न जाए। जब गया फिर वहाँ राजा की सभा में तो जाने नहीं दिया। आखिर बहुत कहा तो वहाँ गया। जाति लोगों ने कहा क्यों आया, क्या मांगे? तो बोला कहा कहूँ कछु कहा न जाए और कहे बिना तो रहा न जाए। मन की मन में रह गई 60 गांव बकरी चर गई। क्या बताऊं मैं, क्या कह सकता हूं। अगर जैन धर्म के अनुयायियों में, तेरा पंथ के अनुयायियों में आचार्य भिक्षु, पूरी परंपरा और आचार्य तुलसी के अनुयायियों में अगर ऐसा संस्कार पनपता है तो फिर सभाओं का अर्थ क्या है? सभाओं को भी, स्थानीय सभाओं को ध्यान देना। घटनाएं बड़ी विचित्र है, किंतु कोई कहानी तो है नहीं, सही घटना है और सारी लिखित घटना हमारे पास आती है। और एक परिवार का यह भी आया कि ऐसी स्थिति होती है और वहाँ की संस्था, समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो फिर समाज से जुड़ने का हमारा मतलब क्या है? बात बहुत सही है, उनका कहना बहुत सही है। ऐसी घटनाओं पर समाज का ध्यान जाना चाहिए। आज का जमाना टीवी का जमाना है और टीवी में, चैनलों में यह हिंसक घटनाएं सब देखते हैं कि ये हिंसा के अनाप शनाप दृश्य दिखाए जाते हैं। तो आज के कच्चे दिमाग वाले बच्चों में और कुछ नवयुवकों में भी वही संस्कार होता है कि थोड़ा सा कुछ हुआ और गोली मार दी। आज की स्थिति है कि कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ती है, लड़के भी, सह शिक्षा भी चलती है, को एजुकेशन भी चल रहा है, सारा होता है। और किसी के साथ प्रेम संबंध हो गया, अब लड़की 1-2 का हो गया, अब जाएगी तो एक घर देखे दूसरे के घर जा रही है तो दूसरा गोली मारकर उस लड़के को ही समाप्त कर दे। ऐसी घटनाएं हुई है, बड़ी विचित्र घटनाएं। तो इस पर सभाओं को अपना दायित्व समझना है कि इतनी जागरूकता रहे और इस प्रकार के संस्कार जो पनप रहे हैं कैसे बचा सकें। स्वस्थ समाज की बात है, स्वस्थ समाज रखना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और आज के ज़माने में तो ये भटकाने वाले साधन इतने हैं कि आज का प्राय दूरदर्शन, संचार माध्यम एक बड़ा भाग हो गया। 2 विषय मुख्य रहते हैं, सेक्स और हिंसा, वायलेंस। ये 2 मुख्य उसके हिस्से रहते हैं। कामुकता दिखाएंगे या हिंसा की घटना दिखाएंगे। शायद लोगों को इन दोनों में ज़्यादा आकर्षण है। हिंसा में भी आकर्षण है, लड़ाई में बहुत ज़्यादा आकर्षण है। यह संस्कृति न पनपे कि अमेरिका में तो ये चलता है, विदेशों में तो चलता है कि वहाँ छोटे बच्चे भी बंदूक, रिवॉल्वर रखते हैं, शस्त्र रखते हैं और अपने विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को मार देते। अपने पिता को भी कह देते हैं, पिताजी आपने ऐसा कहा, फिर कहेंगे तो मैं आपको मार दूंगा, शूट कर दूंगा। पर यह बात जैन धर्म जो अहिंसा को मानने वाला, अहिंसा को प्रधानता देने वाला, अहिंसा की व्याख्या करने वाला, अहिंसा की चर्चा करने वाला और सारी दुनिया में माना जाता है। अहिंसा मतलब महावीर की अहिंसा। अहिंसा जहाँ है वहाँ महावीर का नाम जरूर आ जाएगा, जैन दर्शन का नाम आएगा। उन संस्कारों में पलने वाले युवकों में अगर इस प्रकार के संस्कार जन्म लेते हैं तो फिर क्या वह बात नहीं आएगी, कहा कहूँ कछु कहा न जाए। क्या कहें, अब किसको कहें, बड़ी विचित्र बात है। इसलिए सभाओं का दायित्व है, सभा जो भी सभा है जहाँ है वहाँ ऐसे जागरूक व्यक्ति भी रहे कि समाज के संस्कार किस प्रकार के चल रहे हैं। नशा तो नहीं बढ़ रहा है, हिंसा तो नहीं बढ़ रही है, बुरे संस्कार तो नहीं आ रहे हैं। केवल चुनाव हो जाना,
फिर बजट पेश कर देना, आय व्यय का लेखा जोखा कर लेना और कभी कभी आयोजन कर लेना। सभा का इतना ही काम नहीं है। सभा का काम होना चाहिए कि समाज किस प्रकार चल रहा है, समाज स्वस्थ है, बीमार हो रहा है, समाज में कोई बुराइयां तो नहीं आ रही है, उन सब के प्रति जागरूक रहना और समय समय पर समाज की समस्याओं को हमारे सामने भी प्रस्तुत करना, तब एक समाज पूरा उत्तरदायित्व का पालन होता है। तो इस सब पर विचार करें कि अच्छा समाज, स्वस्थ समाज, उत्तरदायित्व, आवश्यकताओं की सूची, कार्य की प्राथमिकता, इन सब जो आज के प्रबंधन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको भी साथ में सम्मिलित करें, विचार करें, तो सचमुच एक सभा को अच्छा महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है और उसकी उपयोगिता पूरे समाज के सामने आ सकती है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे